नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है डिम्पी और प्रियंका। भारतीय बाजार इस साल की ऊंचाई पर इस वक्त ट्रेड करते हुए, कहां हम कल बात कर रहे थे कि 18,600 के लेवल्स पे रेजिस्ट कर रहा है मार्केट, और आज आप देखिए 18,700 के पार इस वक्त निफ्टी जो है बढ़िया मजबूती के बीच ट्रेड करता हुआ। निफ्टी में हम देख रहे हैं थोड़ी से निफ्टी के मुकाबले इन कंपैरिजन टू निफ्टी जो कमजोर ट्रेड देखने को मिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी के भी 12 में से 10 शेयरों में आप देखेंगे अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज, लेकिन आउट परफॉर्मेंस निफ्टी की तरफ से जो कि काबिले तारीफ है। और वो भी इसलिए क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी का हफ्ता है। आरबीआई की 3 दिवसीय मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जारी है और कल आने वाली है क्रेडिट पॉलिसी। और इस इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन से ठीक पहले बाजार में इस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होना, काफी सारी चीजें, काफी सारे चैलेंजेस, काफी सारे कंसर्न्स क्या आंसर दे जाते हैं। इस वक्त अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक बाजार का मूड माहौल देखेंगे, हर तरफ हरियाली पाएंगे। इनफैक्ट जहां पर अगर आप देखें लीडिंग इंडिकेटर्स, कल से हम देख रहे हैं ऑटो एंसिलरी में काफी अच्छी, काफी मजबूत चाल नजर आ रही है और यही मजबूती है रियल एस्टेट सेक्टर में भी देखने को मिल रही है। आज एफएमसीजी कंजम्पशन प्ले भी काफी बेहतर एक्शन दिखा रहे हैं। इनके ठीक पीछे आप देखेंगे क्लियरली सीमेंट स्पेस है, बैंक्स फाइनेंशियल्स हैं, इनमें भी सिलेक्ट पॉकेट, सिलेक्ट स्पेसेस, सिलेक्ट स्क्रिप्ट्स हैं जो कि अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। फ्यूचर की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी डेवलप होते हुए दिख रहे हैं और यूरोप के मार्केट्स जो हैं वहां पर भी जिस तरह का एक्शन है, सब कुछ जो है भारतीय बाजार के हक में इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन आइए एफएनओ की पोजीशनिंग और बाजार में कौन से लेवल्स हैं जो कि इस वक्त प्ले आउट कर रहे हैं और यहां से लेकर कल तक, क्योंकि कल क्रेडिट पॉलिसी भी है और वीकली एक्सपायरी भी है, किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होंगे एक बार डिम्पी से भी समझते हैं। डिम्पी बताइए। हाँ बिल्कुल, बात ठीक है आपके मानसी की कल जब पॉलिसी आएगी तो बैंकिंग काउंटर्स थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होंगे, इसलिए बैंकिंग आज नहीं चल रहे हैं। अगर आप वैसे देखेंगे परसेंटेज के लिहाज से तो बैंक निफ्टी में परसेंटेज में उतना गेन नहीं जितना निफ्टी के अंदर गेन है, और ये बड़ी वजह आईटी और रिलायंस की वजह से हो रहा है। हालांकि ओवरऑल मूड माहौल काफ़ी ठीक है। 12 में से 10 शेयर आपको बैंक निफ्टी के भी हरे निशान में दिखेंगे, लेकिन आज का ज़्यादा बड़ा क्रक्स, या फिर ये कहें कि आज का जो खुशी का माहौल है वो आपको निफ्टी के अंदर ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी थोड़ा लेवर्ड भी है। आप खुद से देखिए कि काफ़ी दिनों बाद हमको ऐसा दिख रहा है कि हम ऑल टाइम हाई की फिर से बात करने लगे हैं। नहीं तो अभी तक आप खुद भी कह रहे थे कि 18,600 ही पार नहीं हो रहा था। तो ये 2-4 पॉइंट है जो अभी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ़र्क पता लगेगा। एक और चीज़ है, निफ्टी का जो पीसीआर है वो 1 के ऊपर आ गया, पुट कॉल रेशियो जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ है। इसका मतलब एग्रेशन दिख रहा है आपको अब कॉल्स के अंदर भी। और जो मैं सुबह एक मेरा कंसर्न था कि कॉल्स के अंदर दम क्यों नहीं आ रहा, वो कम से कम आज गुम होता हुआ दिख रहा है। वो अब मेरे को ज़्यादा चिंता तनाव नहीं है। आज जो पीसीआर के अंदर खरीदारी हो रही है या पुट कॉल्स के अंदर जो खरीदारी हो रही है वो ये इंडिकेट कर रही है कि बाज़ार अपने सपोर्ट्स को काफ़ी अच्छे से पकड़े हुए हैं। एक और चीज़, एफएमसीजी और सरकारी कंपनीज के इंडेक्स भी चल रहे हैं, और एफएमसीजी का इस समय चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मॉनसून को लेकर आपको बैक टू बैक अपडेट मिल रहे हो कि 48 घंटे में केरल में पहुंच जाएगा। और दूसरा, कल जब आपकी पॉलिसी हो जो कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव और एफएमसीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उससे ठीक पहले एफएमसीजी सेक्टर आज का टॉप गेनर्स बन गया है। आप आरबीआई की पॉलिसी कल जब आएगी तो उसमें अभी तक तो ये प्रोजेक्शन है कि दरों में बदलाव नहीं होगा। अगर इसके अलावा इससे कुछ और अलग मिल जाए तो फिर बाजार कल में आपको ऑल टाइम हाई भी टेस्ट कर देगा। नहीं तो हो सकता है कल अगर गैप मिल जाए तो कल पॉलिसी आने से पहले भी ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है मार्केट, लेकिन वो गैप के साथ ही होगा, बिना गैप के तो अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक और चीज़ जो ठीक पॉलिसी से पहले हुई है, सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी, और वो कह रहे हैं कि एमएसपी हम खरीफ फसल के बढ़ा रहे हैं। देखिए हर फसल के करीब के 10-10, 20-20% उन्होंने दाम बढ़ाए हैं। आप इसी से समझ लीजिए कि जो किसान उस फसल से जुड़ा हुआ है उसकी सबकी इनकम 10-10, 20-20% से बढ़ जाएगी। और ये कॉस्ट के अगर आप अगेंस्ट में खड़ा कर दें तब भी 50% इनकम बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये पैसा घूम फिर के मार्केट में ही आता है किसी न किसी रूप में। तो ये एक के लिए अच्छी चीज़ है कि डाउन द लाइन वहाँ पे जो एमएसपी बढ़ी है उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट आने वाले दिनों में खासकर ज़रूर मिलेगा, और ये एफएमसीजी का सूचक भी है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब मेहमान आई होप मेरे साथ जुड़ गए होंगे और उसके सिलसिले को हम शुरू करते हैं। प्रियंका, एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल एब्सोल्यूट वही पॉइंट्स बोले जो इस वक्त बाजार को सुनने भी चाहिए। और इनफैक्ट मैं रवि से भी यही पूछना चाह रही थी कि क्योंकि आरबीआई पॉलिसी से पहले और ये एमएसपी प्राइस इसके वजह से भी, क्योंकि फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो आप इसीलिए आप जितने भी एफएमसीजी रूरल डिमांड फिर से इम्पैक्ट होगी,
रवि, गुड आफ्टरनून। क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है क्योंकि आप देखें सारे लार्ज कैप्स हो और ये इनफैक्ट इनके अर्निंग्स में भी आप देखें ना, तो चाहे ब्रिटानिया हो उनकी तरफ से भी, टाटा कंज्यूमर की तरफ से, नेस्ले और एचयूएल, सबकी तरफ से बात की जा रही थी कि कहीं ना कहीं रूरल वॉल्यूम्स बेटर होंगे और ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। और आरबीआई गवर्नर भी हमेशा अपने कमेंट्स में ये बात करते हैं रूरल डिमांड पर। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए ओवरऑल मैं जैसे आरबीआई पॉलिसी पे मैं कल से जब से बैठक स्टार्ट हुई उसके बाद से क्लोजली वॉच कर रहा हूं और जो पीछे के नंबर्स हैं वो काफी अट्रैक्शन में। सर्विस पीएमआई देखिए तो आप 6120 के पास है और ओवरऑल जो डेटा है, जो डेटा सेटअप है जहां पर स्ट्रांग है वो ये है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है या फिर आप एग्रीकल्चर ग्रोथ देखते हैं तो वो काफी अग्रेसिव तरीके से डेटा में भी शो हो रही है और इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप होते हुए नजर आए। अब सरकार ने तड़के का काम तो किया कि अगर यहाँ पर एमएसपी बढ़ा रहे हैं, किसानों की जो आय डबल करने की बात पीछे 2021 में की गई थी वो अब पूरी तरह से लागू हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा जाए और इसी वजह से एग्रीकल्चर स्टॉक्स में भी आपने अगर पूरे स्टॉक्स का कंपैरिजन करें तो अब तक आपको 25 से 30% की रैली देखने को मिल चुकी है और उसका सीधा इंपैक्ट एफएमसीजी काउंटर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए आरबीआई की इस बैठक से जैसी भी कमेंट्री, लेकिन ये तो जरूर है कि ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ज्यादा होगी, पहला। दूसरा है एफएमसीजी सेक्टर को लेकर के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी बन रहे हैं इसमें 16 और 18% की ग्रोथ आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिलेगी और लीडर्स यहाँ पर लीड करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो आप एचयूएल को देखें, ब्रिटानिया को देखें या फिर आप डाबर को देखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी आरबीआई की वजह से सेटअप हो रहा है उसमें इक्विटी फंड की तरफ या फिर इक्विटी की तरफ जो है वो पैसा मूव करता हुआ नजर आएगा और इसीलिए शायद हम जल्दी 19,000 के लेवल की तरफ पड़ जाए। एक फंडामेंटल आउटलुक कंजम्पशन पर है और कंजम्पशन एफएमसीजी है जहां स्पेस में हम खरीदारी देख भी रहे हैं, तो इसे वॉच आउट जरूर करना चाहिए। लेकिन चलिए इन सारे के सारे सेंटिमेंट्स के बीच लेवल्स के लिहाज से स्ट्रैटेजी बाजार में क्या डेवलप की जाए ये समझते हैं। हमारी टेक्निकल पैनल को भी हमारे साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ सुदीप शाह है और साथ ही राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। सुदीप, बात आपसे करना चाहेंगे, करीब 6 महीने बाद हम फिर से देख रहे हैं 18,700 के पार इस वक्त निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस अगेन नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आज के इस बाजार को? इनफैक्ट पूरे हफ्ते में ही हमने देखा है सेंटिमेंट्स जो हैं वो अच्छे ही रहे। सोमवार के दिन पूरा दिन हमने अच्छा खासा एक्शन देखा। कल ड्यूरिंग द एंटायर डे म्यूटेड एक्शन था, लेकिन लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में काफी अच्छी मजबूती नजर आई और आज का तो दिन ही काफी एक्शन पैक्ड है। बताइए आपकी स्ट्रैटेजी और स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज। जो आज हम अगर आज जो हिसाब से हम मार्केट को देख रहे हैं कि जो इनिशियली फर्स्ट हाफ में अगर हम देखें 12 बजे तक निफ्टी एक बहुत टाइट रेंज में था, पर वो रेंज में भी निफ्टी पिछले 5 दिन के जो हाईएस्ट लेवल था जो 18,640 उसको तोड़ नहीं पा रहा था। मतलब वो एक इनहेरेंट कहीं पे तो एक स्ट्रेंथ थी कि जो 18,640 630 के नीचे निफ्टी सस्टेन नहीं हो रहा था और मुझे लग रहा है वही एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अब आने वाले दिनों में, अगले कुछ 2-3 सेशंस के लिए। इनफैक्ट आरबीआई पॉलिसी को भी फैक्टर करते हुए मुझे लग रहा है कि 18,620 18,640 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक ये ब्रीच नहीं करता है तब तक मे बी शायद से ये रैली और यहाँ से 18,830 एक नए हाइट की तरफ भी लग सकती है। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज दूसरे स्टॉक्स जो है मेटल, एफएमसीजी, ये सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स में हमको एक बाइंग दिख रहा है, तो ऑलराउंड बाइंग है और मार्केट ब्रेथ अच्छा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से निफ्टी में एक कंटिन्यूएशन अप मूव रहेगा। बैंक निफ्टी में 43,900 44,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 44,000 में पुट राइटिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो मुझे लग रहा है ये जो डेटा पॉइंट्स है वो एक तरीके से हिंट कर रहा है कि ये 43,900 होल्ड करके बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास हम ये कल पॉलिसी के बाद देख पाएंगे। एक बार पॉलिसी तक आने वाले आज के 40 मिनट और कल के जो सुबह का 1 घंटा है थोड़ा रेंज बाउंड जा सकता है, पर ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो 2 स्टॉक्स है अभी। पहला स्टॉक है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। ये एक मिड कैप स्टॉक है। हम ये देख रहे हैं कि ये स्टॉक में बहुत अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है आज के सेशन में और
स्टॉक ने ओवरऑल 1020 से लेके 1220 तक का रैली दिखाया था, वहां से स्टॉक 23-25% करेक्ट करके रिट्रेस करके वापस आज हम एक अच्छा सा फॉलो अप मूव देख रहे हैं। पिछले 7-8 दिन का जो कंसोलिडेशन है 1120 और 1160 के बीच का स्टॉक आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। डेली वीकली सेटअप भी बहुत बढ़िया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1160 के स्टॉप लॉस के साथ 1260-1280 का टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा पिक है आदित्य बिरला कैपिटल। पिछले हफ्ते हमने देखा था स्टॉक में एक न्यूज आया था, जो प्रमोटर्स को एक वारंट्स इशू कर रहे थे 165 के रेट पे, तो अब वहां पे एक स्टॉक में ये 165 168 का एक फ्लोर बन रहा है ये स्टॉक में, और ये पिछले कुछ महीनों से एक बहुत अच्छे ट्रेंड में था, पर लास्ट 15-20 दिन से ये थोड़ा 165 175 के अंदर ट्रेड कर रहा है ये कंसोलिडेशन रेंज में। बट आज हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट ये स्टॉक में आ रहा है, वॉल्यूम के साथ भी एक अपटिक दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 168 के स्टॉप लॉस से 180 185 के टारगेट्स आदित्य बिरला कैपिटल में आते हुए अगले कुछ सेशंस में मुझे लग रहा है। ओके ठीक है, एबी कैपिटल आप कह रहे हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल आप, कार्बोरंडम यूनिवर्सल आपकी लिस्ट में है, और ये 2 शेयर आप बता रहे हैं। ठीक है, अब इस बीच राहुल से जुड़ते हैं, उनसे जरा उनके शेयर्स पता कर लेते हैं। राहुल जी, आपके स्टॉक्स कौन से? उस शेयर्स रेकमेंड करना चाहूंगा। लास्ट टाइम हमने इंडसइंड बैंक और ग्रैन्यूल्स रेकमेंड किया था इसी शो पे, दोनों का टारगेट हिट हुए थे। इस बार सीमेंस फिर से लेके आ रहे हैं। सीमेंस एक बहुत हेल्दी करेक्शन के बाद फिर से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी स्टार्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा कंडीशनल बाई है। यहाँ से 7-8 रुपए ऊपर 3650 पे बाय है। स्टॉप लॉस होगा 3550 और टारगेट होगा 3750 और 3800। दूसरा स्टॉक आज के टॉप 3 गेनर्स में से है, क्रिसिल है। चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3750 और टारगेट होगा 4100। ऑलराइट, नहीं राहुल, हमें आपकी याद है वो डिफरेंशिएटेड कॉल आपने सीमेंट्स उस टाइम दिया था जब सीमेंट्स में 10% का डाउनसाइड दिख रहा था, और तब से लेके अब तक आप सीमेंट्स में देखें अच्छी खासी मूव दिख रही है, और अब भी आप फर्दर एक लेग मूव के लिए भी यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। सो निफ्टी अब ऑल टाइम हाई की बात हो रही है, रवि 19,000 की बात कर रहे हैं, तो आइए कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं जहां पर पैसा बड़ा बन सकता है। सुदीप, आज नवीन फ्लोरीन जैसे स्टॉक्स हों, केमिकल स्टॉक्स, इनमें फिर से एक्शन दिख रहा है। ये क्या कौन कौन से और स्टॉक्स होंगे? क्या केमिकल स्टॉक से आप नवीन फ्लोरीन को बाय करेंगे? SRF, नवीन फ्लोरिन, ये दोनों में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, और नवीन फ्लोरिन में ओवरऑल एक अप ट्रेंड में ही स्टॉक था, और 4900 से एक प्रॉफिट बुकिंग आया था 4600 4650, और पिछले 15-20 दिन का एक कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, और आज जो मूव आया है स्टॉक ने अपना जो पिछला एक इंटरमीडिएट लास्ट 20-25 दिन का एक स्विंग हाई था स्टॉक 4690 का, 4699 का, ये आज उसके ऊपर अब ये सस्टेन कर रहा है और यहाँ क्रॉस कर रहा है उसको, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे नवीन फ्लोरिन में एक अच्छा बाय बन रहा है यहाँ पे 4630 के स्टॉप लॉस से 4800 के टारगेट के लिए। और जो SRF एक दूसरा स्टॉक भी मुझे लग रहा है कि डेली और वीकली चार्ट्स पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। स्टॉक अपने स्टॉक ने 24 मार्च 2023 को एक बार अपने 200 DMA को क्रॉस किया था, उसके बाद से स्टॉक जब ये यहाँ पे आता है तो 200 DMA के करीब, तो वहां पे से एक अच्छा सपोर्ट लेके रिबाउंड करता है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है एक अच्छा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे SRF में भी। और 2520 के स्टॉप लॉस से 2600 2630 के टारगेट्स हम SRF में आते हुए देख सकते हैं अगले कुछ सेशंस में। 2600 अप मूव्स हैं, और ये अप मूव्स जो है वो आगे भी इंटैक्ट रहेंगे SRF में, और केमिकल प्लेस पर लगातार फोकस भी है। लेकिन कैनफिन होम्स के चार्ट्स को पुल अप करते हैं, अच्छी तेजी आज भी है, और अच्छी तेजी इनफैक्ट राहुल काफ़ी ब्यूटीफुल डेवलपमेंट इस स्टॉक में देखने को मिली है। करीब 6 महीने के चार्ट्स अगर देखेंगे, बढ़िया मजबूती 40% तक के रिटर्न्स तो स्टॉक दे ही गया है पिछले 6 महीनों में। ऑलमोस्ट 34-35% के रिटर्न्स हैं, और इस वक्त जेफरीज इंडिया के एक जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, इन्होंने रिटेन किया है, खरीदारी की कॉल तो है ही, लेकिन टारगेट जो है 19% से बढ़ोतरी की है, और टारगेट ताज़ा 850 के एंटिसिपेट कर रहे हैं। 750 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल सही कहा आपने कि एकदम चार्ट का स्ट्रक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो बोलिंजर बैंड्स के ऊपर वॉकिंग द बैंड करके कहते हैं,
हाई वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो आज का भी कैंडल जो आप देख रहे हैं जो 4% ऊपर है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया है। लॉन्ग इस वक्त भी इनिशिएट कर सकते हैं और थोड़ा करेक्शन पे भी 730 के आसपास तो एक बेहतरीन बाय लेवल है। 730 बाय, स्टॉप लॉस होगा 700 और टारगेट होगा 775। तो यहाँ पे भी थोड़ा वेट करके भी ले सकते हैं। BTST के लिए भी कैन फिन होम्स एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे भी मिल रहे हैं इस समय मार्केट। एक्चुअली जब बुल रन होता है ना तो आपके पास शेयर्स भी अच्छे मिलने लगते हैं, और जब बियर रन होता है तब भी आपको शॉर्ट्स के लिए मिलते हैं। जो बीच का समय होता है ना वहाँ पे स्टॉक्स में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आप देखें ऐसे ऐसे शेयर्स निकल के आ रहे हैं मेरे पास शीट पे, जहाँ पे कई बार चर्चा भी नहीं होती थी, अब उनमें एक अच्छे बड़े बड़े ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। शारदा क्रॉपकेम उसमें से एक है, एक बार दिखा दीजिए आप। इसके अलावा एक इप्का लैब है, स्ट्रॉन्ग पोजिशनल कल से चल रहा है। कल राजेश जी ने उनकी BTST कॉल्स भी बताई थी, वो भी एक ट्रेड बन रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो JK सीमेंट या सीमेंट कंपनीज के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। रवि सर, एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, सुज़लोन को लेकर आपका व्यू पॉइंट क्या है? मार्केट में बहुत चर्चा है वापस से, ये कल परसों से ज़ोरदार वॉल्यूम भी है और इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भी है। सुज़लोन पे आपका टेक क्या है? काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले तो एथिकली क्वेश्चन है मेरा ये। हाँ, डिप्पी जी, बड़ी दुविधा की सिचुएशन होती है खास तौर से जब ऐसे स्टॉक की चर्चा होती है, क्योंकि जब चलना शुरू हो जाता है तो वॉल्यूम भी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो अपडेट है वो ये है कि फंडामेंटल नंबर्स पर यहाँ पर अभी कोई खास अपडेट आपको नजर नहीं आएगा। ओवरऑल मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि शायद ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन यही है कि जो चल रहा है तो वो चल रहा है, और मेरे हिसाब से अगर चलती हुई ट्रेन चल रही हो तो फिर उसमें जब तक चलने का दम कम हो तब तक उस सवारी करनी चाहिए। अभी इस समय फ्रेश ट्रेड लेने से तो बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सुज़लोन की एक जो नियत रही है वो ऐसी रही है कि एक बार को अगर बढ़ता है और फिर वापस पूरे 1 साल 1.5 साल तक वो गिरावट के ट्रेंड में रहता है। थोड़ा सा अभी यहाँ पर बढ़त चालू हुई है और मैं ऐसा समझता हूँ कि इन लेवल से भी अभी शायद 2.5 से 3% की तो एक रैली और दिखा सकता है, या फिर ये लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 16 के आसपास तक के लेवल्स अभी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो जिनका रिस्क रिवॉर्ड है वो लोग जरूर इसमें अपनी पोजीशन से एक बार को देखभाल कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने 6, 7, 8 रुपए पे लिया होगा तो 16 रुपए पे उनको रिव्यू करना चाहिए, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय तो बिल्कुल नहीं होगी। अग्री विद यू ईयर, क्योंकि आप देखें ट्रिगर्स तो है ना, फंडामेंटल रीजन तो है। बाजार को सबसे ज्यादा पसंद होता है कि आप कौन सी कंपनीज अपने नेट डेट को रिड्यूस करें, यानी कि कॉल में क्लियरली निकल के आया 90% तक का डेट उन्होंने रिड्यूस कर दिया और कंपनी अपनी ऑर्डर विजिबिलिटी बता रही है। वो कह रही है पिछले अगले 4 महीने तो क्लियरली बोल रहे हैं कि बड़े ऑर्डर 3 से 4 गीगावाट के ऑर्डर्स तो उन्हें विंड एनर्जी में बड़े ऑर्डर वो कभी मिल जाएगी। तो बाजार तो सिर्फ इसी नैरेटिव पे इस स्टॉक को ले रहा है। रवि जी बिल्कुल, देखिए मैंने यही बोला ना कि जब एक्टिविटी शुरू होती है, जैसे आपने देखा प्रियंका जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय अगर सुज़लोन की तरफ देखते हैं और कंपनी के जो खास तौर से कमेंट्री के बाद और जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ उसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब डिम्पी जी की ने जो बात कही है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज के अभी के लेवल्स, क्योंकि आप देखें तो पिछले 7-8 रुपए से वो बढ़ते हुए अब 13-14 रुपए के पास आ चुका है। तो क्या अब इस स्टॉक की सवारी करने में फायदा है? शायद मेरे ख्याल से उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब नहीं बैठेगा जितना जो एक रैली होनी थी या जो सेट ऑफ एक्शन होना था वो शायद हो चुका है। अब यहाँ पर ये जरूर है कि छोटे रिटेलर जो इन्वेस्टर्स हैं जो शायद इस सोच के साथ में बढ़ रहे होंगे कि नंबर्स बहुत अच्छे आए या फिर इसकी वैल्यू बढ़ सकती, उनके लिए थोड़ा रिस्क होगा। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इस पे इन्वेस्टमेंट करने की राय लें। लेकिन मैंने यही कहा कि अगर आपके पास पोजीशन ऑलरेडी है और आपने लोअर लेवल्स पे खरीद रखा है या फिर अगर आपने हायर लेवल्स पे भी खरीदा है तो 16 रुपए के पास आता है तो ईजी स्वदेश को पे चर्चाएं होती रहेंगी। जरूर वहां पर देखिएगा कि वापस रखना है या एग्जिट होना है, उसकी राय जरूर लीजिए। एवरीबडी हैज अ व्यू, एवरीबडी हैज अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यू। आपको यहाँ लगता है कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से फेवरेबल आपको नहीं लगता, लेकिन 16 रुपए तक की तेजी तो आप देख रहे हैं, यानी यहाँ से 2 रुपए और सुज़लोन। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर है जिसने 8-9 रुपए पे लिया उसके लिए फायदा। और हमने सुज़लोन को बहुत बार डिस्कस भी किया है अपने ओपनिंग शो में पिछले कई दिनों से कि यहाँ टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है। लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज अच्छी मूव दिख रही है? टाटा मोटर्स लगातार चल रहा है। टाटा मोटर्स का इन्वेस्टर डे था, इन्वेस्टर डे से कई सारी इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है। शरद से एक बार समझ लेते हैं क्या कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं, क्या बड़े ट्रिगर्स हैं कि टाटा मोटर्स
एक अच्छी ट्रेंड में दिख रहा है। शरद? जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स जो है फोकस में रहने वाली है। स्टॉक जो है अपनी 52 वीक हाई लेवल्स को आज दिन के ट्रेड में टच की हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज एनालिस्ट डे है और उनके जो की टेकअवेज उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से आए हैं वो इंक्लूड करते हैं कि कंपनी इंटेंड करी कि एटलीस्ट 3% ज़्यादा डिलीवर करे मार्जिन्स के फ्रंट पे, और ये मीडियम टर्म गोल रहने वाला है। इसके अलावा FY23 में अगर पिछले 3 साल में देखें तो उनके जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट है वहाँ पे उनकी मार्केट शेयर में जो है 20% से ज़्यादा का जो है इंक्रीज़ देखने मिला है, लगभग 35% का हो चुका है। इसके अलावा जो है जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 3 गुना के ऊपर जो है स्केल अप हो चुकी है, और जो डी बॉटलनेकिंग इश्यूज़ आ रही थी और जो सेमीकंडक्टर इश्यूज़ आ रहे थे उसको जो है कंपनी ने एड्रेस भी किया है। अगर बसेस के बारे में बात करें तो EV बसेस में लगभग 3,300 EV बसेस का जो है टारगेट रखा गया FY25 में। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि कंपनी जो है 50% से ज़्यादा अपनी जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स होने वाली वो ग्रीन टेक के टुवर्ड्स करने वाली है। लेकिन अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिनके मीडियम टर्म गोल्स भी घोषित किए गए हैं, जहां पे कमर्शियल व्हीकल्स में इंक्लूड करता है एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट एबिडा के आंकड़े, और कैपेक्स का प्लान रखा गया 2500 करोड़। वही अगर हम लोग पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जनरेशन पे एम्फेसिस रखा गया है और 3000 करोड़ का एनुअल कैपेक्स प्लान रखा है। आखिर में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में, जहाँ पे कैपेक्स का प्लान लगभग $2 बिलियन रखा गया है FY27 तक, लेकिन फोकस रहने वाला है एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी पे भी। शुक्रिया शरद, ये सारे के सारे तेजी के ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली टाटा मोटर्स अगर देखेंगे पास्ट रिकॉर्ड जो है वो भी अच्छा नज़र आ रहा है, और ताज़ा जानकारी जो मिल रही है एनालिस्ट मीट की जो अब जानकारी मिल रही है, प्रेजेंटेशन से जानकारी है, फॉरवर्ड लुकिंग सेंटिमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मध्यम अवधि में यानी कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर मार्जिन्स में 3% की बढ़ोतरी का लक्ष्य है, और 3 साल यानी कि पिछले परफॉर्मेंस की अगर बात करें 3 साल में यहाँ कॉम्पैक्ट SUV मार्केट शेयर हो जो है वो 12% से बढ़ा है, और ये बढ़कर करीब 35% जाता हुआ दिखा है। द लाइक्स ऑफ ऑटोमोबाइल स्पेस, और उसमें भी रवि टाटा मोटर्स जो अच्छी मजबूती दिखा रहा है, न्यूज़ फ्लो तो है ही, और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जो है वो भी उन्होंने लगातार बढ़ाई है। क्या कहेंगे आप? रवि प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रवि के ऑडियो में कुछ टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन हम एक टेक्निकल चार्ट चेक ले लेते हैं। रवि जब हमसे वापस जुड़ेंगे एक बार फंडामेंटल व्यू भी जानेंगे। सुदीप आप बताइए, टाटा मोटर्स 2% की तेजी है आज। जी मानसी जी टाटा मोटर्स अगर हम देखें तो स्टॉक ने आज तो 2% की तेजी है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक का जो ये चार्ट है ये बहुत ज्यादा बुलिश हो गया। जो पिछले एक हफ्ते के पहले था उससे ज्यादा बुलिश हो गया है, क्योंकि नवंबर 2021 में स्टॉक ने एक बार अपना ये जो स्विंग हाई था 535 का, स्टॉक अब बहुत कंफर्टेबली उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और पूरा एक स्टॉक ने अपना एक ट्रेजेक्टरी चेंज कर दिया है। तो डेली वीकली चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मे बी शायद से ये पिछले कुछ दिनों में 520 से 575 तक का ये जो एक मूव है वो थोड़ा फास्ट है, तो शायद से साइडवेज हो जाए, थोड़ा कंसोलिडेट करे। पर ओवरऑल नाउ दिस इज द स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। मुझे लग रहा है ओवरऑल ये 535 540 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाएगा ये स्टॉक, और ये सपोर्ट के सामने ये स्टॉक में एक अपमूव हम 630 670 तक का हम देख पाएंगे। पूरा इसका एक ट्रेजेक्टरी चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है, जो मंथली चार्ट पे हम अगर देखें तो मुझे लग रहा है बुलिश रहना चाहिए टाटा मोटर्स। दूसरी अपॉर्चुनिटी टाटा मोटर्स के साथ टाटा मोटर्स DVR में भी है, तो वहां पे भी एक अच्छा सेटअप है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। पर अगर जिसको टाटा मोटर्स नहीं जचता है वो मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स DVR में भी बाइंग कर सकते हैं। तो दोनों स्टॉक्स अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। खैर इस पे सुज़लोन को लेकर चर्चा हुई थी, थोड़ा और चला है सुज़लोन, अब ये 14 रुपये 30 पैसे के लेवल पे आ चुका है, यानी कि धीरे धीरे करके और इसके अंदर मजबूती आई है, और बाकायदा इस समय डेज हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 17.5% हो गया, थोड़ी देर पहले तक ये करीब 14% था। खैर एनी हाउ कुछ स्टॉक्स और पकड़ते हैं इसी तरीके, जहाँ पर आपको मोमेंटम मिल जाए और आपको ज़्यादा देर मार्केट में न रहना पड़े। मेरा मानना है कि ज़्यादा देर अगर मार्केट में रहेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कई बार इनबैलेंस सा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 2 शेयर है मेरे पास। राहुल ये आपके लिए होगा सवाल। एक शेयर है मेरे पास ग्लेनमार्क का, और दूसरा शेयर है मेरे पास इंडिया सीमेंट का।
दोनों ने ना बहुत दिनों के बाद इस तरह का मूव दिया है कि अब इन पे आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, और ये चल भी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दोनों अलग अलग सेगमेंट की कंपनी, मैं एक ही ले सकता हूँ, मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा नहीं इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास। तो मैं ग्लेनमार्क पे ज़्यादा ट्रस्ट करूँ, इसके स्ट्रक्चर पे आपको अच्छा लग रहा है, या फिर इंडिया सीमेंट का? दोनों का आप एक बार दिखा दीजिए सामने, एक स्क्रीन पे दिखाएंगे हम आपको दोनों को। राहुल जी बताइए जरा आप। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि इंडिया सीमेंट्स हमारे फंड्स में ऑलरेडी लॉन्ग साइड में है, तो वी आर बुलिश ऑन इंडिया सीमेंट्स। दोनों में अगर आप चूज करने को भी कहेंगे तो इंडिया सीमेंट्स हमारा प्रेफर्ड बेट रहेगा। ये जो पूरा अपमूव आया है इंडिया सीमेंट्स में, पूरा अपमूव बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ आया है और बहुत बड़ा कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद आया है। तो ऑल दीज आर वेरी पॉजिटिव साइन, बहुत ही पॉजिटिव साइंस ये हैं। इंडिया सीमेंट्स की स्पेसिफिकली बात करें तो ऑलमोस्ट 240 तक कोई रुकावट अभी नहीं दिख रहा है। नीचे के साइड में एक डिमांड जोन भी बना है, तो थोड़ा करेक्ट भी होता है तो वहां से बाउंस करके फिर से ऊपर की साइड ही जाने की संभावना ज्यादा है। तो आर बेट वुड बी ऑन इंडिया सीमेंट्स। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने प्लस कर रखा है, आपको वॉल्यूम भी सर अच्छा लग रहा है, लेकिन सर ग्लेनमार्क आपने क्यों नहीं लिया, इसकी वजह बता सकते हैं आप? सिर्फ कंपैरेटिवली चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंडिया सीमेंट्स का चार्ट बेटर लग रहा था। ग्लेनमार्क का चार्ट हालांकि बुरा नहीं है, बट आप एक चूज करने को कहते तो इसलिए हम लोग इंडिया सीमेंट्स चूज किए। ठीक है, ऑल राइट। लेकिन लगातार हम जिस स्पेस की बात कर रहे हैं वहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही हैं, और वो स्पेस है ऑटो स्पेस। मारुति सुजुकी 2-3 दिन से मूव इसमें पूरे स्पेस में हालांकि मूव है, लेकिन मारुति में फिर से आपको एक मूव फिर से शुरू हुई, वो उस वजह से क्योंकि न्यू गाड़ी लॉन्च हो रही थी। और जिम्नी 5 डोर इस लॉन्च के बाद और किस तरह की बुकिंग रिस्पॉन्स रहा है, कितना बड़ा मार्केट शेयर एसयूवी सेगमेंट में मारुति देख रही है। मारुति सुजुकी के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव ने भी एक रिएक्शन हमें इस पर दिया है, आइए उनको सुनते हैं। वो सेगमेंट लाइफस्टाइल एसयूवी का है और इस समय थोड़ा छोटा है, लगभग 50,000 का ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिम्नी के उतरने से और गाड़ियां जब इस सेगमेंट में आएंगी तो ये सेगमेंट भी आगे जाके बड़ा होगा। ये हेडलाइन आप दे सकती हैं क्योंकि हमने जो हमारा मंसूबा ये है कि ये जो बड़ी गाड़ी है उसको हम अगले महीने ही कोशिश करेंगे बाजार में उतारने की, और कोशिश हमारी ये है कि उसके उतारने के बाद एमयूवी के क्षेत्र में हमारी जो बाजार की हिस्सेदारी है उसमें भी खासा इजाफा होगा। ऑलराइट, तो ये तो आपने मारुति पर देखा, और ये स्पेस बता भी रहे, जैसे शशांक श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे कि एसयूवी स्पेस ऑलरेडी चल रहा है। इसी एसयूवी स्पेस पे प्रीमियमाइजेशन के ट्रिगर पे ही आपने एमएनएम में बड़ी चाल देखी है। मारुति की लेट एंट्री जरूर हुई है इसमें, लेकिन वो एक मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं, और मारुति में इस लॉन्च से पहले तक की मूव आ गई थी, शायद इसलिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स, और एक स्टॉक पर आई एम सरप्राइज कि डिम्पी की नजर पहले क्यों नहीं गई, बट दैट्स ओके। आई विल आस्क राहुल घोष से मैं पूछूंगी यूबीएल का स्टॉक। आज यहाँ पर एक अच्छा 4-4.5% का मूव भी है यूनाइटेड ब्रेवरीज पे, और लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। सस्टेन करेंगे मूव? क्या लग रहा है राहुल, इसके चार्ट चेक करके बताएं एक बार। चार्ट चेक पे यही कह रहा है कि सस्टेन करेगा, क्योंकि आज एक ब्रेकआउट हुआ है और ये कंसोलिडेशन चल रहा था ऑलमोस्ट 4 महीने से कंसोलिडेशन चल रहा था, जो आज ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट अच्छा वॉल्यूम्स पे हुआ है, तो ये ब्रेकआउट में एक डिमांड जोन भी अभी ऑफिंग में बना है, तो डेफिनेटली लुकिंग गुड ऑन द चार्ट्स। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि आज का कैंडल जो है बहुत लंबा है, 4% जैसे आपने कहा, तो स्टॉप लॉस हो जाएगा 1420 के आसपास, बट लॉन्ग साइड की तरफ डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, मेरे को पता नहीं था प्रियंका, आप दिल की बातें भी तुरंत समझ जाते हैं। मैंने अगला चार्ट ही यूबीएल ही खोल रखा था और आपने वही शेयर के बारे में जिक्र कर दिया एकदम से स्पीड से। मैं तो हक्का बक्का रह गया कि ये कैसे हो गया। मैं तो भी सोच ही रहा था यूबीएल के बारे में और आपने क्वेश्चन पूछ लिया। डिम्पी, अभी तो बुधवार है, आज ही आपने यूबीएल के चार्ट खोल लिए। नहीं, मैं तो सिर्फ चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। ग्लोबल स्पिरिट्स, आपको ध्यान होगा हमने ग्लोबल स्पिरिट सोमवार को ही दे दिया था। हमने ये कहा कि ग्लोबल स्पिरिट्स पे भी ध्यान रखना आप। चलिए, तो हफ्ते भर रवि सर एक काम करो ना, फिर आप जरा लगे हाथ बता ही दो। फिर क्या ज्यादा ठीक है, जरा ये बता भी दो। यूबीएल, ग्लोबस, यूनाइटेड स्पिरिट्स। अच्छा, यूनाइटेड स्पिरिट्स वाले ये कह रहे हैं कि थोड़ी पानी की दिक्कत हो जाएगी हमको आगे चल के, वो ये बात बता रहे हैं। हाँ, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ। स्पिरिट्स और यूबीएल अगर दोनों का कंपैरिजन करें चार्ट में तो डेफिनेटली यूबीएल का चार्ट बेटर लग रहा है।
मैकडॉवेल या यूनाइटेड का बोलिंजर बैंड का जो पैटर्न बनाया है लास्ट 3-4 डेज में, वो थोड़ा डाउनसाइड करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग की तरफ दिखा रहा है। तो वी वुड स्टिक विद द ओल्डर चार्ट स्टिल। इस स्पेस पर एक टेक्निकल आउटलुक आपके लिए, लेकिन इस वक्त बाजार की इस मजबूती में जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें रिलायंस सबसे आगे। हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के बीच यहां पर ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। 2498 दिन के उच्चतम स्तर है और उसके बिल्कुल नजदीक स्टॉक ट्रेड करता हुआ। सुदीप, 3 शेयर्स है। रिलायंस जो है नियर टू डे हाई इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हिंडाल्को तो दिन के उच्चतम स्तर पर ही खड़ा है और एक और स्टॉक है जिंदाल स्टील, ये भी नियर टू डे हाई ट्रेड करता हुआ। क्या इन स्टॉक्स में से किसी शेयर को बीटीएसटी के तौर पर लेकर जाना चाहिए? जी मानसी जी, हाँ मुझे लग रहा है कि अगर हम रिलायंस की बात करें स्पेसिफिकली पहले, तो रिलायंस में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है आज। और पिछले 3-4 दिन का जो स्टॉक का जो हाई था, स्टॉक आज पिछले 4 दिन के हाईएस्ट लेवल पे 4 दिन के जो हाई थे उसको क्रॉस करके स्टॉक आज अभी 2495 के आसपास सस्टेन कर रहा है। और ये पिछले 5-6 दिन के जो भी ये चॉपीनेस हुई थी रिलायंस में 2440 और 2500, स्टॉक डिसाइसिवली अपने 200 डीएमए के नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा था। और आज हमने देखा कि स्टॉक ने जहां से खुला वहां से ही मतलब खींचना चालू कर दिया ऊपर के तरफ। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से ऑप्शंस का डेटा हम देखें तो 2480, 2460 सब में जो पुट राइटिंग हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मे बी अहेड ऑफ द पॉलिसी अगर बैंकिंग साइडवेज हो जाए या बैंकिंग में ज्यादा मोमेंटम ना रहे, तो निफ्टी को खींचने के लिए रिलायंस एक इंडेक्स मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी रिलायंस को ऊपर रखा जा सकता है। और एक अच्छे सेटअप के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं 2450 के स्टॉप लॉस के साथ। 2560, 2580 के टारगेट मुझे लग रहा है कि प्रीवियस इसके जो स्विंग हाईज है 2537, इस बार स्टॉक उसको क्रॉस करके एक नया हाई 2560 के करीब बना सकता है। तो ये एक पोजिशनल बाय होगा 2450 के स्टॉप लॉस के साथ 2460, 2560, 2580 के टारगेट के लिए। दूसरा जो आपने हिंडाल्को बताया, मुझे लग रहा है मेटल स्पेस में अभी भी जो स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हिंडाल्को में अभी भी एक पैटर्न मुझे इतनी पॉजिटिव नहीं दिख रही है। आज भले 1-1.5% ऊपर है, बट वो प्रीवियस अपने स्विंग हाइस के ऊपर अभी तक 427, 26-27 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और अगर उसी के सामने हम और एक स्टॉक देखें जेएसडब्ल्यू स्टील, तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपने पिछले 15 दिन के जो कंसोलिडेशन था स्टॉक का 690 से 710 के बीच में, स्टॉक ने आज वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी के साथ वो कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दिया है। और हम देख रहे हैं कि जो हिसाब से एट द मनी पुट राइटिंग भी हो रही है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील में आ सकता है। और जेएसडब्ल्यू स्टील स्पेसिफिकली 715 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं 740, 745 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, तो ये आपके स्टील काउंटर्स भी आ रहे हैं, नोटिस हो रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जो मार्केट है ऑल टाइम हाई के पास पहुंचे, शॉर्ट कवरिंग उससे पहले 2 दिन खरीदारी हुई, तो अब मेटल काउंटर्स आना ही है। कब तक आप इनको पीछे भुलाए रखोगे? तो इसलिए इनमें भी शॉर्ट्स कवर होते हुए अच्छे से आपको दिख रहे होंगे। मार्केट इस समय ना केवल 700 बल्कि 723 पे चल रहा है और 3:05 भी हो चुके हैं। तो मैं इसलिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। खबर गर्म है सेगमेंट, उसको लेके आते हैं। जी अच्छी बिल्कुल। खबरें। और आज कौन सी न्यूज़ है आपके पास? डीलर से बातचीत हो रही है। यहाँ पे जो है हमने 2 स्टॉक्स आपको बताए थे मंडे और ट्यूसडे को, एक था एचबीएल पावर सिस्टम्स और दूसरा था शारदा क्रॉपकेम। और आज दिन के ट्रेड में दोनों स्टॉक्स में जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। लेकिन आज के कौन सा स्टॉक है खबर गर्म है में, वो है धमपुर शुगर मिल्स। हालांकि इसकी मार्केट कैप तो लगभग 1800 करोड़ की है, लेकिन यहाँ पे जो है एचएनआई बाइंग देखने मिल रही है। और याद रखिए एस इन्वेस्टर अनिल गोयल का भी लगभग 13% स्टेक जो इस कंपनी में है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वॉल्यूम देखिए तो ऑलमोस्ट 9 गुना बढ़ चुकी है। ऑलमोस्ट 18 लाख शेयर्स के इसका जो एवरेज है लगभग 2 लाख शेयर्स रहती है। डिलीवरी इसमें भी जो है आंकड़े बड़े देखने मिल रही है। डिलीवरी लगभग 40% के ऊपर डिलीवरी आ रही है और ये 5 दिन के एवरेज से।
इसमें भी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। लेकिन इसके अलावा हमने चैनल चेक्स भी किया और यहाँ से पता चला कि जो उनकी नई डिस्टिलरी है कंपनी की, वो थोड़े दिन में जो है फुल कैपेसिटी पे काम करने लगेंगी। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कंपनी की अब फोकस जो है इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग में रहने वाली है ज़्यादातर, और आगे जाते हुए जो है जो ऑलरेडी 25% से ज़्यादा जो शुगर केन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इथेनॉल में जो है डाइवर्जन होने वाली है। एंड ऑफ कोर्स आज शुगर स्टॉक्स में भी जो एक अच्छी रैली देखने मिल रही है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि धामपुर शुगर में क्या चल रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रक्स की बात ये है, जो शरद बता रहे हैं, चैनल चेक से पता लगा कि 25% से ज़्यादा जो शुगर केन का जूस है वो अब शिफ्ट हो रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, एथेनॉल बनाने में, जो आगे चल के ब्लेंड होता है। और सरकार इसका सबसे बड़ा प्रोक्योर करने वाली एक सेगमेंट है और हाथों हाथ पैसे मिलते हैं। पहले शुगर का तो डिले पैसे आता था। रवि सर, एक बार आपका व्यू चाहिए इन सारी शुगर कंपनी, स्पेशली अगर आप धामपुर को भी कवर करते हैं, क्योंकि आप पहले कमोडिटीज़ भी कवर करते हैं, तो इसलिए आपका एक्सपीरियंस इसमें डबल है। तो ज़रा देख के बताइए इन धामपुर शुगर या बलरामपुर, इन सब में अभी कितना दम है? बिल्कुल आपने डिम्पी जी सही कहा। और आपको इसके एग्री का एक अपडेट अगर दे दें तो इस साल जो है वो चीनी का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा है, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। इंडिया लगभग 25 मिलियन टन के आसपास चीनी का प्रोडक्शन करता है और लगभग कंजप्शन जो है वो 23 के करीब आसपास होता है। अब शुगर कंपनियों के लिए तो दो चीजों का यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। पहला कि जिस तरीके से अभी एमएसपी बढ़ा है तो उसकी वजह से अगर शुगर केन में यहाँ पर थोड़ा सा एमएसपी बढ़ाती है सरकार तो उसको लेकर के सब्सिडी का बेनिफिट आगे कंपनीज को मिलेगा। दूसरा, एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर सकती है और एथेनॉल को लेकर के जो कंपनियां पहले लॉस में थी, वो एथेनॉल का जिस तरीके से यूज बढ़ा है, या फिर ये कहें कि पेट्रोल में जब से मिक्स की बात की गई है, ये कंपनियां ज्यादा हाईलाइट एथेनॉल की वजह से ज्यादा हो रही हैं। तो अभी चाहे आप धामपुर शुगर को देखें, अगर धामपुर शुगर के उत्पाद को देखते हैं तो 3 महीने में 23%, एक साल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं देखने को मिली, लेकिन रिसेंट डेज में आपको एवरेज ऑन 8% तक की रैली देखने को मिली। पीयर कंपैरिजन में अगर आप जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डालमिया भारत को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी जो है वो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर किसी का पोर्टफोलियो है तो उसमें 5% पोर्टफोलियो का साइज जो है वो शुगर इंडस्ट्री की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में शुगर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है या अभी जो कंपनी के रिसेंट हालात दिखाई देते हैं, चाहे वो बलरामपुर चीनी हो, धामपुर शुगर हो या फिर डालमिया भारत को देखें, तो मुझे लगता है कि 12-15% की रैली मिल सकती है और सेफ रिटर्न यहाँ पर निकल के देखने को मिल सकते हैं। तो और इस समय अगर चार्ट्स पे भी आप देख रहे होंगे तो आपको स्ट्रक्चर काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों का तड़का यहाँ पर लग रहा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, और इनफैक्ट जो आप बीजीएसटी की चर्चा करते हैं, अगर बलरामपुर चीनी या धामपुर में अगर बीजीएसटी करने की भी बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। ये तो हुआ शुगर काउंटर्स पे, लेकिन आज जिस तरह से आईटी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं थी, लेकिन एक बाहर की कंपनी थी राहुल, और उसके बाद उन्होंने गाइडेंस कट की और पूरा हमने आईटी इम्पैक्ट पे लार्ज कैप्स पे एक इम्पैक्ट देखा है। हालांकि कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई इन्फोसिस पे, लेकिन आज निफ्टी आईटी और स्पेशली कुछ स्टॉक्स लाइक एचसीएल टेक जहाँ शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है, क्या ये थोड़ा सा रिबाउंस की कोशिश कर रहा है? एचसीएल टेक पे आप क्या करेंगे? राहुल? ओके, एचसीएल टेक तो जनरली आईटी का आप नोटिस करेंगे तो एक बेयर मार्केट से बाहर आ रहा है। टीसीएस प्रेफर्ड पिक है लार्ज कैप में। एचसीएल टेक 20 डे ईएमए पे तो सपोर्ट ले रहा है डेली चार्ट पे, बट जो मूव आ रहा है वो अच्छे वॉल्यूम्स पे नहीं आ रहा है। तो एचसीएल टेक पे हम वेट करेंगे जब तक 1150 नहीं क्रॉस हो जाता फॉर बिल्डिंग लॉन्ग पोजीशंस। टीसीएस करंट मार्केट प्राइस पे देखा जा सकता है टू बिल्ड सम लॉन्ग पोजीशंस। थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट 1-2 मंथ्स का नजरिया होना चाहिए स्टॉक्स पर आउटलुक। लेकिन ओएमसीज में भी एक सडन अपसर्ज सुदीप आज नजर आ रहा है। बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल करीब 1.5 से लेकर 5% तक की तेजी हम देख रहे हैं। बीपीसीएल के चार्ट्स को पुल अप करते हैं, ऑलमोस्ट 3% की तेजी इस वक्त भी है, डे हाइस पर ट्रेड करता हुआ। वहीं एचपीसीएल में 5.6% तक की तेजी और आईओसी में भी 2% तक की मजबूती। जी प्रियंका जी, सॉरी मानसी जी, जहाँ जो हम ये देख रहे हैं बीपीसीएल और एचपीसीएल की जो रैली है, तो उसमें दोनों में से जो अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है एचपीसीएल। बीपीसीएल में ऑलरेडी एक मूव भले आज आया है, बट एचपीसीएल ने जो चार्ट पे पैटर्न बनाया है वो
स्टॉक ने अपना पिछला 8-9 महीने से के हाईएस्ट लेवल पे स्टॉक आ चुका है। अभी हमने देखा है इनफैक्ट पिछले एक साल भर के हाईएस्ट लेवल पे 18 अगस्त 2022 को 266 के लेवल्स स्टॉक ने रजिस्टर किए थे हाईएस्ट ये, और स्टॉक आज पूरे ऑलमोस्ट 10 महीने के हाईस पे, और जो इस सबसे ब्रेकआउट दिया इतने बड़े टाइम फ्रेम के कंसोलिडेशन के बाद, मुझे लग रहा है यहाँ पे एचपीसीएल में करंट मौजूदा भाव से भी बाई कर सकते हैं, और एक अगला सीधा एक रेजिस्टेंस बनता है 305 के लेवल पे। तो यहाँ से मुझे लग रहा है 265 के स्टॉप लॉस से 298 और 305 के टारगेट हम एचपीसीएल में आते हुए देख सकते हैं। और अगर बीपीसीएल पे भी अगर किसी ने होल्ड किया हुआ है स्टॉक, तो वो स्टॉक में भी पैटर्न बुरा नहीं है, हायर टॉप हायर बॉटम वीकली और मंथली चार्ट पे भी हो रहा है। और अगर जो ऐसा एक चैनल अपर एंड ऑफ द चैनल हम जिसको बोलते हैं, वहां पे अगर स्टॉक को रिटेस्ट भी करना है अभी, तो वो 390 395 के लेवल्स तक एक मूव हम बीपीसीएल में भी देख सकते हैं। और इसके लिए जो अभी का रिसेंट एक स्विंग सपोर्ट है जो 355 का एक लेवल है, वो मुझे लग रहा है 355 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को हम होल्ड कर सकते हैं 390 395 के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, तो ये आपका ऑल मार्केटिंग पे एक व्यू पॉइंट हो गया। हमने ऊपर एक बैंड भी चला दिया कि क्रेडिट पॉलिसी में अब कितना समय रह गया। आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 18 घंटे 40 मिनट है अभी। कल 10 बजे के आसपास अब मिस्टर गवर्नर ये अपनी बात रख देंगे, और उससे एफएमसीजी पे भी फ़र्क पड़ेगा, कंजम्पशन पे फ़र्क पड़ता है ब्याज दरें बढ़ने और घटने से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी आप उसको कैलकुलेट कर लें। लेकिन ठीक उससे पहले आज भी ऐसा हो रहा है कि जो खपत यानी कि कंजम्पशन वाले शेयर्स हैं उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। ब्रिटानिया, नेस्ले, इनफैक्ट एचयूएल तो अपने 52 वीक हाई पे है। बताने के लिए विनी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी हैं, वो आपको अच्छे से एनालिसिस करके बता देंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इन सभी कंजम्पशन वाले शेयर्स के अंदर बढ़त है। अभी तो देश में मानसून आया ही नहीं। विनी, ऐसा क्यों हो रहा है कि देश में अभी तो मानसून आया नहीं, आरबीआई गवर्नर ने कोई बात बोली नहीं, लेकिन ठीक उससे पहले कंजम्पशन के सभी शेयर्स चल रहे हैं? डिम्पी, पहले तो बात करते हैं, आज ब्रिटानिया, नेस्ले दोनों ऑल टाइम हाई पहुंचे, एचयूएल अपने 52 वीक हाई के आसपास है। और मेनली ये ट्रिगर्स बात करें तो क्या हो रहा है कि अभी जो पाम ऑयल प्राइसेस है वो काफ़ी गिर चुके हैं, तो उनकी रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी इम्पैक्ट आता है रॉ मटेरियल प्राइस का मार्जिन्स पे। तो ब्रिटानिया और नेस्ले की बात करें, उनके दो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है पाम ऑयल और वीट, दोनों में प्राइसेस कम होते हुए दिख रहे हैं। अभी पाम ऑयल प्राइसेस नियर 1 ईयर लो पे पहुंच गए हैं। वीट का जो क्रॉप है वो एक्सपेक्ट है कि वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, इनिशियल एक्सपेक्टेशन कम थी पर अभी वो उससे बेटर है। लास्ट ईयर से देखें तो जो फसल आई हुई है वीट की वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है और बेहतर है लास्ट ईयर से भी। तो इसीलिए देखें तो ब्रोकरेजेस भी, अभी नुवामा ने भी बाय ही मेंटेन किया हुआ है नेस्ले पे, ब्रिटानिया पे, और स्पेशली रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होते हुए तो मार्जिन्स को शॉर्टली रिकवरी तो सपोर्ट होगी ही वहाँ पे। तो ये भी एक फैक्टर वॉच आउट करने के लिए होता है। उसके अलावा बात करें एचयूएल की जो नियर 52 वीक हाई पे है, तो आज एक नमूरा ने चैनल चेक भी की थी, उनका एक रिपोर्ट वहाँ पे आया था जहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया था कि Q1 FY24 की जो डिमांड है, डिमांड ट्रेंड्स जो दिख रही है वहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम में भी थोड़ी ग्रेजुअल और सिक्वेंशियल रिकवरी दिख रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिमांड ट्रेंड्स वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट दिखेगी। उसके अलावा रूरल मार्केट्स येस वो थोड़े सबड्यूड थे पर वो भी रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, अभी धीरे धीरे आगे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। और अर्बन मार्केट्स तो कंटिन्यू ही ग्रो करेंगे कि बेटर देन द रूरल मार्केट, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अर्बन मार्केट की जो ग्रोथ है वो फास्टर ग्रोथ बनी ही रहेगी, स्पेशली एचयूएल के लिए। सोप्स में भी कंपनी ने थोड़ी प्राइजेस कम की थी क्योंकि पाम ऑयल प्राइजेस यहाँ पे कम हुए हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो पाम ऑयल कम हुए तो उन्हें सोप्स में भी प्राइस कट्स लिए हुए हैं, Q4 में ये कट लिए हुए, तो ये भी बेनिफिशियल बन जाता है एचयूएल के लिए। तो कमेंट्री यहाँ पे जो नमूरा से आ रही है, जो हाईलाइट करे Q1 के लिए, वो भी पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ डिमांड ट्रेंड्स। और ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस जो है मेनली जो एफएमसीजी कंपनी से यूज होती है वो भी रिड्यूस होते दिख रही है। ऑलराइट, ठीक है। सो रॉ मटेरियल प्राइस, आप बोल रहे हैं कि पाम ऑयल प्राइजेस और वीट, ये प्राइजेस रॉ मटेरियल प्राइजेस की तरफ से जो कॉस्ट है वो कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। इस वजह से आप इन स्टॉक्स में अच्छी मूव देख रहे हैं, ये भी वन ऑफ द रीजन है। और आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, आगे की किस तरह का डिमांड, रूरल सेंटिमेंट कैसे हैं, वो सब तो कल हम गवर्नर साहब की कमेंट्स में सुनेंगे ही। बाजार उससे पहले ही अच्छा रिएक्शन दे रहा है इन सभी स्टॉक्स में। और पिछले कुछ मिनटों में, पिछले 5-7 मिनट में हम देखें भी तो मार्केट में थोड़ी तेजी और बढ़ी है, 18,700 के ऊपर है और बैंक निफ्टी में भी मामूली बढ़त है। लेकिन मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पॉजिटिव बिफोर द पॉलिसी, क्योंकि बहुत हद तक एक्सपेक्टेशन है स्टेटस क्यों होगा, कोई खास बदलाव नहीं होगा और शायद
पॉलिसी में स्टांस भी विड्रॉ कर सकते हैं गवर्नर साहब, देखना होगा कि क्या होगा। ठीक है, लेकिन अब BTST ट्रेड्स क्या होने चाहिए? क्या इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस, चाहे ऑटो हो, रियल एस्टेट हो, ये अच्छी मूव दिखा चुके हैं राहुल। इस टाइम अगर आपको थोड़ा सा एक बोल्ड कॉल लेनी होगी तो बैंक्स, फाइनेंस सेक्टर में आप कॉल लेंगे BTST ट्रेड्स? राहुल था अच्छा, बैंक्स पे तो नहीं लेंगे, बट एक स्टॉक अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे, वो है IRCTC। तो IRCTC एक्चुअली एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और एक कंसोलिडेशन हो रहा था लास्ट फ्यू डेज में। अगर आज आपको 655 के करीब क्लोजिंग मिलता है तो BTST और 2-3 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। ऑल्सो जैसे मैं शो के शुरुआत में क्रिसिल रेकमेंड किया था, वो अभी ऑलरेडी 1% ऊपर है, वो भी BTST के लिए एक अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता है क्रिसिल। CTC रेलवे स्टॉक्स में तो अच्छा एक्शन है ही, आज हम देख रहे हैं फिर से रफ्तार पकड़ी है। RVNL के चार्ट्स भी देखिए 8% भागे हैं। इरकॉन इंटरनेशनल देखिए अच्छी मजबूती, इनफैक्ट RVNL में तो यहाँ पर आज सुबह खबर भी थी और जो चेंजेस हुए हैं सर्किट फिल्टर्स में उसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन इरकॉन इंटरनेशनल देखिए, राइट्स लिमिटेड को देखिए, अच्छी तेजी के बीच कामकाज कर रहे हैं। सुदीप, रेलवे स्टॉक्स में IRCTC राहुल के रेडार पर है, लेकिन इसके अलावा जो स्टॉक्स में मजबूती है इस पर राय क्या होगी? मानसी जी, पूरा रेलवे सेक्टर अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब अगर हम IRCTC की बात करें, जैसे राहुल ने भी बताया, RVNL है, इरकॉन है, ये दो भी बहुत अच्छे बुलिश सेटअप से। अगर हम इरकॉन की बात करें तो इरकॉन में स्टॉक ने जो 55 से 90 तक का एक मूव किया था, उसके बाद पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे थे कि एक बहुत टाइट रेंज में था, अराउंड 79 और 85 के रेंज में, और स्टॉक ने आज वो रेंज में से एक बार ब्रेकआउट दिया है। मुझे लग रहा है मौजूदा भाव से भी लिया जा सकता है 80 स्टॉप लॉस के साथ 96 के टारगेट के लिए। बट एक स्टॉक जिसकी हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते वो है IRFC में भी स्टॉक ने पिछले हफ्ते पिछले अगर मार्च एंड से लेके हम देखें मई के शुरुआती हफ्तों तक, तो स्टॉक ने 26 से 38 तक का एक 40% का एक स्टॉक ने अपमूव किया था। उसके बाद स्टॉक 31-32 के लेवल तक आके एक सपोर्ट ले रहा है, और आज हम देख रहे हैं स्टॉक वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक अच्छा सा बाई सेटअप बन रहा है 33 के स्टॉप लॉस के साथ, 35 हाफ 36 के टारगेट्स के लिए। IRFC भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, ठीक है। IRFC भी आपको ठीक लग रहा है और आज डेज हाई पे भी चल रहा है। वापस से रेलवे वाले काउंटर्स ठीक हो गए हैं। इरकॉन, RVNL, IRFC, ये सभी के सभी शेयर्स के अंदर वापस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। खैर, कुछ एक स्टॉक्स और है राहुल, एक शेयर मेरे पास और है, जरा आप उसको चेक कर लीजिए, जरा बताइए कि क्या करें उसके अंदर। श्याम मेटालिक्स के नाम से कंपनी है, देखेंगे कैश की कंपनी है श्याम मेटालिक्स। तो अच्छा मूव है आज, बट एक जो प्रॉब्लम है इस चार्ट में वो है कि कल का जो मूव आया था, जो इतना ज्यादा वॉल्यूम के साथ आया था, वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो जब तक कल का हाई ब्रेक नहीं होता है जो 321.5 के आसपास है, लॉन्ग जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक और साइन है कि जो कंसोलिडेशन चल रहा है लास्ट एक महीने से वो उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो 321.5 के ऊपर ही अगर स्टॉक जाता है तो फर्दर मोमेंटम के लिए, अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। टोरेंट पावर आज यहाँ पर क्योंकि इनको ऑर्डर मिला महाराष्ट्र सरकार से हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, हमने एक तेजी भी, बड़ी तेजी इसमें देखी। टोरेंट पावर के स्टॉक को एक बार लेकर आते हैं, क्या ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है? टोरेंट पावर अब इस वक्त तेजी बढ़कर 16% हो गई है। बताएं सुदीप, क्या इसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? अब भी मोमेंटम रहेगा जारी? जी मानसी जी, मुझे लग रहा है कि टोरेंट पावर जो हिसाब से ये एक बहुत बड़ा मूव आया है, पर स्टॉक का ट्रेंड बहुत अच्छा है। अगर किसी ने नीचे के भाव में 560 570 के करीब या 600 के करीब भी लिया है तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चले, बिकॉज ये स्टॉक में अगर हम जब देखते हैं कि जो हिसाब से स्टॉक का जब एक रैली आई है तो ये हाईएस्ट लेंथ ऑफ द रैली है विद इन सच अ शॉर्ट स्पैन। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चले, और जो एक रिवाइज स्टॉप लॉस है वो 690 करके चले, और 690 जब तक स्टॉक होल्ड करता है तो मुझे लग रहा है अगला लेग ऑफ द अपमूव 770 780 तक का खुल जाएगा।
पर खाली प्रॉफिट पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के लिए इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा रैली आज 17% का रैली है, तो अगर 3-4% भी करेक्ट कर जाए तो फिर से हम री एंटर कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ मूव। टोरेंट पावर में तो मजबूती है ही, लेकिन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को एक बार लेकर आए, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और इस ऊंचाई में सबसे आगे टोरेंट पावर का स्टॉक खड़ा है, करीब 17% की तेजी इस वक्त दिखा रहा है। इसके अलावा हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस है, रेलवे में IRFC जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, इस स्टॉक में भी अच्छी मजबूती है। UBL के चार्ट्स भी हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पर भी 4-5% तक की तेजी आप देख रहे हैं। लेकिन फार्मा स्पेस में राहुल आपसे राय जानना चाहूंगी, ग्लेनमार्क फार्मा के चार्ट्स पुल अप कीजिए। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर आज ये ट्रेड करता हुआ 52 वीक आए, 5% तक की तेजी 663 के लेवल से, यहां से और ज्यादा मजबूती के आसार आपको नजर आते हैं? कुछ देर पहले भी जैसे हमने कंपैरिजन किया इंडिया सीमेंट्स और ग्लेनमार्क का चार्ट तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, हालांकि इंडिया सीमेंट्स का बेटर लग रहा था। BTST के लिए एक अच्छा कैंडिडेट दिख रहा है क्योंकि ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स अच्छा है, डेज हाई पे क्लोज हो रहा है 5% ऊपर, तो BTST के लिए ये अच्छा कैंडिडेट है। शॉर्ट टर्म में मैं थोड़ा वेट करूंगा क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है 680 के आसपास, तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वेट करेंगे, बट BTST के लिए डेफिनेटली अ गुड कैंडिडेट। बेटी एक एक्सिस बैंक को एक बार और दिखाइए। आज हमने सुबह आपको जब एफएलओ के ट्रेड्स बताते हैं तो उसमें हमने नोटिस कराया था एक्सिस बैंक ठीक ठाक आज क्लोज भी करके जा रहा है। एक शेयर मेरी लिस्ट में और भी है, थोड़ा छोटे शेयर्स में ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी कम हो। एक है सेल और दूसरा है एक सरकारी कंपनी SJVN का ट्रेंगुलर ब्रेकआउट है, मॉनसून अभी आया नहीं, एक कुछ इससे पहले इस कंपनी के बारे में ज़रा आइडिया ले लेते हैं। रवि सर ज़रा आप देख के बताइए, आप फंड और टेक दोनों चेक कर लेते हैं, ज़रा देख के बताइए SJVN आपको कितना ठीक लग रहा है। यहाँ पे मैं 6% के मूव को आज को नहीं देख रहा, आने वाले मूव में मैं ध्यान रख रहा हूँ और वो अच्छा लग रहा है कि अच्छे पैसे बन सकते हैं अगर इस पर पोजीशन बना के रखें तो। एक बार अपनी राय आप दे दीजिए सर। डिम्पी जी आपने बिल्कुल सही ट्रेड पकड़ा है, क्योंकि देखिए 38 रुपए का स्टॉक है, 36 रुपए से के बाद से इसमें अच्छा खासा मूव आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी का मोमेंटम है उसमें ये 42 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। और अगर 42 रुपए को यहाँ पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटे स्टॉक में इतना बड़ा मूव आना काफी अच्छा होगा। पहली बात, वॉल्यूम यहाँ पर अच्छे हैं, और दूसरा कि इस समय अगर देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो काफी स्ट्रांग रहा है। फंडामेंटल नंबर्स को देखें तो वो भी स्टेबल रहे हैं, पीछे थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर थी उनके नंबर्स पे, लेकिन फिर भी अभी पैट ग्रोथ पे जाते हैं तो वो 17 करोड़ का करीब पैट दिखाया है यहाँ पे। तो ओवरऑल कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है, और चार्ट पे तो ऑब्वियसली है कि इतना वॉल्यूम के साथ जो ट्रेड निकला है तो वो 42 तक के लेवल अचीव कर सकता है। मुझे लगता है बिल्कुल बिड करना चाहिए, मोमेंटम है तो मोमेंटम के साथ चलने में फायदा है। इसी के साथ चलने में फायदा है, ये राय मिल रही है इस वक्त। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच में रियल एस्टेट सेक्टर को एक बार देखते हैं, और इस वक्त रियल्टी सेक्टर मेटल्स के ठीक पीछे खड़ा है। फीनिक्स लिमिटेड में 6.25% तक की तेजी, लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी 3-3.5% की मजबूती है। और इस बीच रियल एस्टेट में ही छोटी मझौली कंपनियों का भी अगर रुख करें, अनंत राज लिमिटेड इस स्टॉक में भी हम देख रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स हैं। सुदीप, रियल एस्टेट में जो एक्शन इस वक्त अपमूव डेवलप हो रहे हैं, क्या इस एक्शन में भी एंट्री पॉइंट्स अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखेंगी? जी मानसी जी, मुझे लग रहा है जो हिसाब से रियल एस्टेट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि जैसे आपने आनंद राज का जिक्र किया, वैसे ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये सब में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर स्पेसिफिकली अगर मैं प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करूं तो प्रेस्टीज एस्टेट्स ने ऑलमोस्ट अपना, अगर हम देखें तो स्टॉक अपने क्लोजिंग लेवल पे ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे अभी पहुंच चुका है, जो हिसाब से पिछले 3 साल की हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट है ऑन अ लॉन्ग टर्म चार्ट, और 510 का एक अच्छा बेस भी स्टॉक बना रहा है। और तो मुझे लग रहा है जब तक ये 510 के ऊपर ये स्टॉक है तब तक हम ये स्टॉक में प्रेस्टीज में 560 565 के लेवल्स देख सकते हैं। और कल आरबीआई पॉलिसी और ये पॉजी रहे अगर तो ये रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा।
और दूसरा अगर हम रियल एस्टेट में अगर दूसरा चार्ट देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट है, कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रहा है। रैली पिछले कुछ 10-12 दिनों से अगर हम देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है और आज एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है 1420 के स्टॉप लॉस से 1490 के टारगेट के लिए। ये सबसे बड़ी कवरेज कल वाली है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। 3 दिवसीय बैठक का तीसरा दिन होगा और इस क्रेडिट पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज दिग्गजों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और पॉलिसी के बाद उसे एनालाइज करने में आपकी मदद करेगा। तो आपको बने रहना है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के लिए नाउ स्वदेश के साथ। चलिए बाजार में कुछ और स्टॉक्स जहां पर अप्रूव हैं। निफ्टी आप देखिए 18,700 के पार इस वक्त, अच्छी खासी मजबूती। 18,738 इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर है, बिल्कुल उनके नजदीक आप देख रहे हैं 18,733 के लेवल्स पर कह ही सकते हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर इस वक्त आप देखेंगे। और इनफैक्ट 6 महीनों बाद हम इस तरह के लेवल्स जो हैं वो बाजार में आज 18,600 के पार के लेवल्स, 18,700 के पार के लेवल्स निफ्टी में देख रहे हैं। ऐसे में कई सारे स्पेसेस हैं, सेक्टर्स स्पेसिफिक बाजार में हर तरफ एक्शन है। मैक्स हेल्थ केयर और साथ ही एस्टर डीएम हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। क्विकली सुदीप, दोनों स्टॉक्स पर राय दीजिए। एस्टर डीएम हेल्थ केयर और मैक्स हेल्थ केयर। जी मानसी जी, एस्टर डीएम हेल्थ केयर अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट पे है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ब्रेकआउट पे हाईएस्ट लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ने अपना जो पिछले पूरा अगस्त 2022 से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा था और वहां से भी वो पैटर्न से भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लग रहा है मौजूदा भाव से भी लिया जा सकता है और जो जिसके पास ये ऑलरेडी स्टॉक डिलीवरी में पड़ा है वो 265 के स्टॉप लॉस के साथ 310 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। और दूसरा जो हम मैक्स हेल्थ केयर की बात करें, मैक्स में भी आज एक बढ़िया सा ब्रेकआउट है कंसोलिडेशन में से, पिछले कुछ 7-8 सत्रों के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट है स्टॉक ने दिया है आज। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी 540 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 600 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है या फिर ट्रेल कर सकते हैं ये स्टॉप लॉस के साथ। कुल बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ बढ़िया मजबूती और शानदार ट्रेडिंग सेशन, और ये सेशन इस वक्त क्लोज हो रहा है साल की ऊंचाई पर। आज हमने बाजार में ट्रेड्स देखे, 18,700 के पार के भी निफ्टी में नजर आए और बैंक निफ्टी में अगर देखें निफ्टी के मुकाबले परफॉर्मेंस कम जरूर थी, लेकिन बैंक निफ्टी में भी हमने देखा चुनिंदा स्पेसेस में काफी अच्छे एक्शन, तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखेंगे मेटल्स में, वैसे तो हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन था, लेकिन मेटल्स, रियल्टी, एफएमसीजी ये सारे के सारे सेक्टर्स थे जो कि लीडिंग एक्शन दिखा रहे थे। अच्छी खासी मजबूती यहां पर नजर आ रही थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर को बिल्कुल ना भूलें क्योंकि लगातार ऑटोमोबाइल सेक्टर बाजार में वॉलेटिलिटी जब है तब भी परफॉर्म कर रहा है। ऑटो बिक्री के पॉजिटिव नंबर्स के बाद जो स्टांस डेवलप हुआ है वो स्टांस अभी बरकरार, और ऑटो हो चाहे ऑटो एंसिलरी हो, हर तरफ अच्छी खासी मजबूती, एक्शन पैक हम देख रहे हैं। रफ्तार जो है ऑटो स्पेस में जारी है। इस बीच बजाज ऑटो नई ऊंचाई पर हमने देखा, टाटा मोटर्स में भी 2% तक की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली। मैनेजमेंट ने एनालिस्ट डे पर जो टेकअवेज दिए वो टेकअवेज काफी एक्टिव थे और इसी के चलते स्टॉक में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। ऑटो की ही बात हो रही है तो मारुति ने जो नई फाइडोर जिम्नी लॉन्च की है उस पर भी नजर रही आज। एक नया लॉन्च था ऑटो स्पेस में और उसके ठीक बाद भी हमने देखा, इनफैक्ट मारुति के स्टॉक प्राइस में इसका असर नहीं है, लेकिन लॉन्च नया है और एक नया एडवांसमेंट इनोवेशन इस कंपनी की तरफ से आता हुआ। रेलवे स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन आज देखने को मिला, फिर से रफ्तार में थे आरवीएनएल के चार्ट्स, इरकॉन इंटरनेशनल हमने देखा, आईआरएफसी में भी अच्छी खासी मजबूती और एक ऐसा स्टॉक जो कि कम डिस्कस होता है लेकिन इस वक्त आईआरएफसी के चार्ट्स में भी अच्छे खासे लेवल्स, करीब 5% की तेजी और यहां से भी मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। आईआरसीटीसी जो कि सेक्टर लीडर है वहां से भी अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज दिखा। मिड कैप स्पेस ने आज नए रिकॉर्ड्स छुए और इस रिकॉर्ड्स में हमने देखा कई सारे स्पेसेस शामिल थे। इसमें चुनिंदा बैंक्स, फाइनेंशियल्स थे, रियल एस्टेट, सीमेंट जैसे पॉकेट्स थे, ऑटो एंसिलरी जैसे तमाम स्टॉक्स थे। टोरेंट पावर भी रहा क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए जो करार की खबर आती हुई दिखी महाराष्ट्र में हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, उसकी ठीक बात टोरेंट पावर के स्टॉक ने वन साइड अप मूव दिखाया, करीब 16% तक की तेजी के साथ अच्छी खासी मजबूती। इस बीच चीनी में भी तेजी थी, शुगर स्टॉक्स में भी काफी अच्छा एक्शन और मिड कैप शुगर स्पेस में हमने अच्छी खासी तेजी के बीच ट्रेड्स देखे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कई सारे स्टॉक्स जो कि लीडिंग इंडिकेटर्स या कह सकते हैं कि बाजार की इस तेजी में कंट्रीब्यूटर्स थे। हेवी वेट्स की अगर बात करें, रिलायंस सबसे आगे खड़ा रहा अच्छी खासी मजबूती के बीच। दिन भर हमने अच्छा मजबूत ट्रेड देखा और इस वक्त बाजार जब क्लोज हो रहे हैं तब भी देख रहे हैं आधे % से 1% तक की तेजी 2498 के स्तर पर एक क्लोजिंग दिखाता हुआ। एलएनटी, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और
इन्फोसिस, इन तमाम शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हालांकि इस तेज मजबूत चाल में कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, एमएनएम जैसे काउंटर्स ने सपोर्ट नहीं किया। तो बैंक फाइनेंशियल की तरफ से कह सकते हैं परफॉर्मेंस थोड़ी ढीली रही निफ्टी के मुकाबले, लेकिन निफ्टी और ब्रॉडर इंडिसेस में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। आइए जाते जाते एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। एडवांसेस का पलड़ा भारी, 1427 एडवांसेस के सामने करीब 700 डिक्लाइंस। तो क्लियरली हम देख रहे हैं बाजार का मूड माहौल काफी मजबूत नजर आ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक रियल्टी, मेटल, एफएमसीजी, एनर्जी, आईटीपीएसयू बैंक, जहां देखेंगे वहां मजबूती ही मजबूती पाएंगे। तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर नए स्तरों पर बाजार ने इस वक्त क्लोजिंग दिखाई है 18,700 के पार। निफ्टी में हम देख रहे हैं करीब 150 अंकों की तेजी दिखने को मिली है, 63,142 के लेवल्स पर 350 अंकों की मजबूती के साथ हम देख रहे हैं सेंसेक्स की चाल भी। बैंक निफ्टी और ब्रॉडर इंडिसेस को भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं एक्शन भले ही निफ्टी के मुकाबले कम रहा हो, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी अपने आप को संभालने की कोशिश की और यहां पर अगर आप देखेंगे 44,200 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग और मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छा खासा एक्शन। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। कल है बड़ा दिन क्योंकि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी एक बड़ा इवेंट है और इस इवेंट के साथ साथ दिग्गजों की पैनल इचना स्वदेश पर आपके साथ जुड़ेंगी और ये पैनल आपको आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का पूरा एनालिसिस बताएंगी। गरिमा कपूर, नीलेश शाह, शलभ सक्सेना, ये सारे के सारे दिग्गज क्रेडिट पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज लेकर हम हाजिर होंगे। यादव, सुनील कुमार सिन्हा, सचिंद्र नाथ जैसे बाजार के दिग्गज भी हमारे साथ क्रेडिट पॉलिसी पर जुड़ेंगे। चलिए क्लोजिंग कॉल्स को तो यहीं समेट रहे हैं। सुदीप, राहुल और रवि, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपना टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, लेकिन इतना स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए। नमस्कार।